नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। पूरी दुनिया कोरोना से इस समय ग्रस्त है। कोरोना के चलते आधी आबादी से ज़्यादा इस समय लॉकडाउन की स्थिति में है। भारत 25 मार्च से लॉकडाउन में है। इस दौरान लोगों को तमाम दिक्कतें हुई हैं। सरकार ने कोशिश की है कि दिक्कतें कम हों या फिर ना हों, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी परेशानी झेली। इस बीच में कोरोना से जहां पर डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी या फिर प्रशासनिक अधिकारी जूझते रहे, लेकिन देश में एक जो सुखद तस्वीर भी देखने को मिली वो ये थी कि लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर या अपने सामाजिक संगठनों के जरिए मिलजुल कर ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, आगे आए जो इस समय परेशान रहे हैं। ऐसे ही लोग कोरोना वीर के तौर पर पहचाने गए, जहां पर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने सामर्थ्य और अपने पूरी ताकत लगा के ऐसे लोगों ने कोरोना से के चलते जो लॉकडाउन हुआ उससे परेशान, या फिर अगर कोरोना से कोई ग्रस्त है उस दौरान जो लोग परेशान हुए हैं उनकी मदद की है। ऐसे ही लोगों को सम्मान करने के लिए उनकी कहानी को आप लोगों तक पहुंचाने की हम ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अभिनंदन कोरोना वीरों का, जो कि अपने अपने जगह पर रहकर अपना सुख चैन छोड़कर लॉकडाउन की परवाह किए बिना भी इस काम में जुड़े रहे। और आज हम पहला परिचय आपसे कराएंगे उत्तराखंड में नैनीताल के भीमताल इलाके से श्री मनोज भट्ट साहब का। मनोज जी सामाजिक संगठन भागीरथी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और भागीरथी फाउंडेशन के ज़रिए उन्होंने बहुत कुछ मदद करी है। लोगों तक खाना पहुंचाना खासकर एक समस्या है। पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के लोग वैसे भी चूँकि ज़्यादातर मैदानी इलाकों में काम करते रहे, जैसे लॉकडाउन की स्थिति हुई तो फिर वहाँ घर वापसी जाने की स्थिति थी, या फिर वहाँ जो टूरिज्म के लिए लोग गए हुए थे वो भी फंसे हुए थे, लिहाजा उनके वापसी आने की, उनके अपने घरों तक लौटने की समस्या थी, जिसके चलते उत्तराखंड की सरकार बहुत परेशान भी रही। ऐसे में मनोज भट्ट ने क्या कुछ किया, आइए उनकी ज़बानी, उनके कुछ काम भी हम अपने शॉर्ट्स के जरिए दिखाएंगे। मनोज, बहुत बहुत स्वागत आपका लोकसभा टीवी में। क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे क्या कुछ अभी तक आपने किया है, जो कि आपकी कुछ खबरें वहाँ स्थानीय अखबारों में आई, आटा, सब्जी, दाल, खाना पीना देना, लेकिन आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी फाउंडेशन ने और आपने कैसे लोगों की मदद की। सर्वप्रथम मैं लोकसभा टीवी का धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आपने अवसर दिया। भागीरथी फाउंडेशन को जब हमने इसकी कल्पना की थी आज से क्यों 1 साल पहले, हमने इसी उद्देश्य से संस्था का उद्देश्य था, और लॉकडाउन के चलते हुए, कोरोना वायरस के चलते हुए जो लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे आई, और ये तो हमारा छोटा सा राज्य है और ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे काफी किसान है, उन पे ही निर्भर करता है। एक तरफ तो कोरोना का से मार पड़ रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे बारिश से काफी किसानों को दोहरी मार पड़ रही है। इसके तहत 21 मार्च से लगातार हम अपनी भागीरथी फाउंडेशन के तहत हमने एक संकल्प लिया कि इस क्षेत्र में कोई भी भूखा ना रहे, और हम हर एक व्यक्ति को राशन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें आटा है, चावल, तेल, हल्दी, मिर्ची, नमक, ये चीजें हम हर व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं जिनको अभी इस वक्त जरूरत है। और हमारी भागीरथी फाउंडेशन का एक ही संकल्प है कि इस क्षेत्र में कोई भी भूखा ना रहे। ओके, तो ये आप किनको ले रहे हैं? मतलब ये जो जिनको आपने दिया है वो स्थानीय निवासी हैं, मजदूर हैं, या फिर बाहर के जो लोग काम करने भी आते हैं, या मान लीजिए जो घूमने के लिए आए थे? किन लोगों को आपने ये मदद की है अभी तक? यहाँ पे जो बाहर से, बिहार से, नेपाल से काम करने आते हैं मजदूर भाई हमारे, हमने उनको मदद किया। और जो यहाँ पे ग्रामीण असहाय और निर्धन लोग हैं, जो अभी डेली कमाई करते हैं और फिर शाम को खाने का व्यवस्था करते हैं, अच्छा, जिनका लॉकडाउन के चलते काम नहीं चल पाया, काम बिल्कुल बंद हो गया था, उन लोगों की मदद की। ओके, तो फिर ये कैसे आपने किया? मतलब क्या आपने स्वयं का पैसा लगाया, या सामाजिक संगठन में और भी आपके साथी हैं, उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया, या फिर सामान इकट्ठा किया, सरकार से मदद ली, स्थानीय प्रशासन से कुछ लिया? वो कैसे काम किया आपने? जब हमारी शुरुआत हुई भागीरथी फाउंडेशन की, केवल हम 4-5 लोग थे इसमें जुड़े हुए। हम महीने में जितना भी बनता है 1000-2000 रुपया हम जमा करते हैं बैंक में अपने खाते पे भागीरथी फाउंडेशन के। और धीरे धीरे लोग जुड़े, इसमें करीब 40 लोग
हम हैं जो डेली महीने का इसमें पैसा जमा करते हैं। उसी पैसे से हमने ये किया और कुछ लोगों ने हमें इस वक्त सहायता भी दी है हमारे कार्य को देख के। अच्छा, कुछ लोग आगे आए हैं। कुछ लोग आगे भी आए हैं। क्या कुछ और दिक्कतें नहीं, मतलब आप जहां निवास है आपका या जहां पर आपका कार्यक्षेत्र है वो भीमताल का एरिया हुआ, तो फिर भीमताल के आसपास के एरिया में कहां कैसे आइडेंटिफाई किया लोगों को, या फिर लोगों को पता चल गया कि आप कुछ इस तरह की मदद कर रहे हैं? हमने सर्वप्रथम तो फेसबुक के माध्यम से लोगों को बताया कि कोई भी परेशान ना हो, भागीरथी फाउंडेशन आपके साथ है। जिसको भी कोई भी जरूरत हो, चाहे वो राशन से लेके या किसी को हॉस्पिटल, जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र और गाड़ी लॉकडाउन के चलते यहाँ पर गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी, तो हमने लोगों को हॉस्पिटल भी छोड़ा है। अच्छा अच्छा, तो फिर मतलब लोग आपसे संपर्क अब कर लेते होंगे, या फिर शुरुआत में उनको पता जब चला होगा तो फिर वो आपको किसी तरह कॉल करते होंगे? जी जी, हमने 7-8 नंबर अपने फेसबुक पेज में शो किए और अन्य क्षेत्रों के जैसे जनप्रतिनिधि भी हैं, उन लोगों को फोन द्वारा सूचित किया हमने कि आपके यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति हो तो कृपया हमें बताएं। और हमें लोगों के द्वारा बताया भी गया और हम हर जगह जाके, जहां से भी हमें फोन आता है, हम वहां पे जाके राशन वितरण करते हैं। वैसे नैनीताल बहुत दूर नहीं है, लेकिन क्या स्थानीय प्रशासन ने, जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, इनकी तरफ से कुछ मदद मिली आपको? और चैलेंजेस क्या रहे, मतलब चुनौतियां क्या रही, परेशानी क्या रही? प्रशासन की ओर से हमें बस यही सुविधा मिली, क्योंकि बीच में एक नियम आ गया था कि ऐसे राशन नहीं बटेगा बिना जिला अधिकारी महोदय की आज्ञा, अनुमति से। अच्छा, तो जिला अधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत हमारा भागीरथी फाउंडेशन का पास अनुमति प्रदान की। अच्छा, और उसके तहत हम गांव-गांव जाके राशन वितरण करने लगे। तो अभी तक कितने लोगों तो, मतलब ये करीब करीब कितना दिन हो गया आप, मतलब उस हिसाब से देखें तो 35 से 40 दिन, कितना दिन आपने लगातार ये काम कर रहे हैं आप? 21 मार्च से हम लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी क्षेत्र में भूखा ना रहे। अच्छा, और कभी कोई डर वर लगा, मतलब क्योंकि इस दौरान तो लॉकडाउन होना, अपने को एक तरह से बंद करके रखना, बाहर के लोगों से नहीं मिलना, अगर आप जाएं तो बहुत मजबूरी में जाएं, और फिर आप अगर घूम रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो कभी डर लगा कि नहीं ये डर हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है? नहीं सर, जो प्रशासन और शासन ने नियम दिशा निर्देश दिए थे उसके तहत हम मास्क और हाथों में ग्लव्स, सैनिटाइजर लेके, और यहाँ पे हमने इंसानों के साथ साथ जो बेजुबान पक्षी हैं, हाँ हाँ, उनके लिए भी हमने यहाँ पे चारे की व्यवस्था की। जैसे भीमताल लेक है, हाँ, वहां पे बतख रहती है, तो उनको इस समय लॉकडाउन के चलते खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो हम डेली नौचे ताल में जाके बतखों को भी खाना खिलाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी बात है कि आपने जो काम किया, आपका फाउंडेशन भागीरथी प्रयास है, इस दौरान ही कहा जाएगा कि आपने ऐसे लोगों की मदद भी करी, पक्षियों की मदद कर रहे हैं, चूँकि दुनिया में ऐसे समय में जबकि लोग आमतौर पर अपने को बचाने में लगे हैं, आपने अपने संस्था के माध्यम से ऐसा काम किया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और यकीनी तौर पर लोगों की मदद हुई होगी। लोकसभा टीवी में बात करने के लिए, समय निकालने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज भट्ट जो कि भागीरथी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के भीमताल इलाके के रहने वाले हैं, और वहाँ पर उन्होंने जब ये संकट आया, लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई, लोग फंस गए, जो मजदूर थे खासकर नेपाल या फिर दूर दराज के गांव इलाकों से आने वाले मजदूर जो कि किसानी आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं, खेती करते हैं या फिर और मजदूरी करते हैं, उन सबको खाना देना, ताकि चूँकि उनकी रोज़गार की समस्या खत्म हो गई थी, उन तक खाना नहीं पहुँच पा रहा था, उनकी आमदनी खत्म हुई थी। ऐसे समय में ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा प्रयास है जो कि श्री मनोज भट्ट और उनकी संस्था भागीरथी फाउंडेशन के जरिए किया गया। अभी वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक और कोरोना वीर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने तमाम चुनौतियों से दो चार होते हुए भी इस काम को अंजाम दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का, अभिनंदन। कोरोना वीर, कोरोना की महामारी के चलते दुनिया और देश लॉकडाउन की स्थिति में, ऐसे हम तमाम लोगों
उन लोगों को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने कि इस दौरान इस कठिन परिस्थिति में भी लोगों की मदद करी है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको मनोज भट्ट से मुलाकात कराई थी और अब नोएडा से रश्मि पांडे हमारे साथ हैं, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में रहती हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर और नोएडा में लॉकडाउन के चलते खासी परेशानी देखी गई। नोएडा में तो केसेस को लेकर भी काफ़ी अफरा तफरी रही, लोग परेशान भी रहे थे। इस दौरान अपनी संस्था के साथ मिलकर रश्मि ने क्या कुछ किया, इसी पर बातचीत करने के लिए रश्मि हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी में रश्मि पांडे आपका। थोड़ा अपनी संस्था के बारे में बताएं और क्या क्या आपने अपने आसपास की सोसाइटीज या फिर जिन भी लोगों की मदद करी इस दौरान। नमस्कार, आपको स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था नेफोमा है। नेफोमा और पिछले 10 साल से फ्लैट बायोस के लिए फाइट कर रही है। लेकिन जब हमने यहाँ अभी कोरोना का जब से संक्रमण हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं और जो लेबर थी, जो बिल्डर साइड पे जो लेबर थी, उनको खाने की दिक्कत होने लगी यहाँ पे। तो या तो सारे बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा परेशान हो गए थे। हम लोग पहले सूखा राशन बांट रहे थे। सूखा राशन से सभी लोगों की फीड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा लेबर होते हैं, जो हर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हैं, काम कर रहे हैं, स्टूडियो में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी रसोई का एक संगठन करते हैं और हमारे कुछ 30 वॉलेंटियर्स निकले नेफोमा के, जिन्होंने मिलकर के रसोई का गठन किया और फिर हमने 1000 से 1200 लोगों का रोज का खाना, सुबह और शाम का खाना बनाना शुरू किया और हम उनके लोकेशन पे ही खाना ड्रॉप करके आते हैं। तो आप मतलब जो मजदूर, खासकर मजदूर वर्ग रहा जो फंस गया था, जिनके पास आमदनी बंद हो गई थी, आपने उनको आइडेंटिफाई किया। कितने लोग आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं और कैसे आपने खाना इकट्ठा करने का मदद करती थी या अभी भी करती हैं, और कैसे उन तक पहुंचा जाता है? अभी भी हमारा आज 44th डे है। जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हम लोग आज तक सर्व कर रहे हैं लोगों को। हमने एक दिन के लिए भी अपनी सर्विस को स्टॉप नहीं होने दिया। हमारे साथ करीबन 30 वॉलेंटियर्स हैं जो एक्टिवली फील्ड पे रहते हैं। अच्छा, तो फिर आप खाना या फिर राशन, जैसे सूखा राशन आपने बताया इनिशियली, तो फिर उसको कैसे, मतलब संस्था से मदद लेती हैं, अपने तरफ से आपने ये खर्चा किया या आपके जो तमाम साथी हैं, कैसे आपने सबको इकट्ठा किया? देखिए, हमारी संस्था के लोगों ने ही पहले कलेक्शन करना शुरू किया और हमने धीरे धीरे, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से हम लोगों ने पहले अपना कलेक्शन स्टार्ट किया। फिर हमने जो लोकल रेजिडेंट्स थे, हमने उनसे हेल्प मांगी। सभी लोग इस मुहिम में सामने बढ़ के आए। सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से छोटा छोटा करके योगदान दिया, जिससे हमारा आज के दिन तक सपोर्ट चल रहा है और लोगों की हेल्प मिल रही है। हमें आज भी हेल्प मिल रही है, लोग करते हैं हेल्प, जिसका हम उनको बहुत धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि ये एक सबकी लड़ाई है और जब तक सब साथ में खड़े नहीं होंगे एक साथ, तब तक हमारे लिए ये जंग जीतना बहुत मुश्किल होगा। क्या डिफिकल्टीज आई, मतलब वॉलंटियर्स को आई या फिर आप लोगों को आई? क्या कुछ मदद मिली एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर ये सब आपने अपने लेवल पे ही किया है? देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट तो अपने ही लेवल पे सारी चीजें की हैं। अथॉरिटीज से हम लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको परमिशन है, बिकॉज सभी लोग फूड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देयर आर सम सिलेक्टेड NGOs जो नोएडा में खाना डिलीवर करते हैं। तो हम लोग उनमें से एक हैं जो हम लोग आज गरीबों तक खाना पहुंचा सकते हैं। हमें परमिशन है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे वॉलेंटियर्स किसी भी समय अगर कहीं से भी फोन आ जाता है, तो वो सूखा राशन हो या खाने के पैकेट्स हो, चाहे वो गाजियाबाद से कॉल आ रही हो, चाहे वो नेपाल के कुछ फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं वहां से कॉल आ रही हो, हम लोग जाते हैं और उनको स्पेशली 20 दिन का 25 दिन का खाना दे करके आते हैं, मतलब कच्चा राशन। तो फिर मतलब आपके संस्था में कितने लोग हैं? आपने बताया तकरीबन 30 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं लगातार, और क्या आपने मतलब कोई एक अपना कॉल, मतलब जैसे फोन वगैरह रखा हुआ है ताकि लोग आपसे संपर्क करते हैं? जी, नंबर हम लोगों के 4-5 लोगों के जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, जो फोन पे
अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। अगर आप रात के 2 बजे भी फोन करें, 3 बजे भी फोन करें, तो मेरा नंबर उसमें से शायद पहला होगा जो मैं रात के 3 बजे भी वो कॉल्स अटेंड करती हूँ, कहाँ से क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। तो हम लोगों के वो हेल्पलाइन नंबर है, अनु खान जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नेफोमा के, वो भी थ्रू आउट एक्टिव रहते हैं, कोई भी फोन हम लोग मिस नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम 5 लोगों के जो है कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले रहते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। बाकी हमारी जो संस्था है इस पे करीबन 10,000 से ज्यादा लोग हैं, विभिन्न बिल्डर्स के, विभिन्न प्रोजेक्ट्स के, जो हमारे साथ एक फ्लैट बायर की मुहिम में साथ में जुड़े हुए थे, जो एक्टिव लोग हैं, उन लोग कंटिन्यूसली हमें हेल्प कर रहे हैं अच्छा। इस सेवा भाव में। क्या कभी कोई और दिक्कतें हुई, मतलब इस दौरान चूंकि बाहर नहीं निकलने की हिदायत ज़्यादा है, ऐसे में वॉलंटियर्स को अगर कभी डर लगा हो या फिर लगता हो कि अगर जितना संपर्क होगा फिर उसके खतरे बढ़ जाते हैं, क्या ये समस्या रहती है आमतौर पर? देखिए समस्या तो ये देखिए, कोरोना एक ऐसा छुपा हुआ शत्रु है जो कहीं पे भी छुपा होगा और आपको यू नेवर नो कि आप कब उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारी पूरी टीम पूरी तरीके से सावधानी से रहती है, ग्लव्स वेयर करते हैं हम लोग, मास्क पहनते हैं और सैनिटाइजर थ्रोआउट हम लोग यूज करते हैं, जिससे किसी भी तरीके का संक्रमण हमें ना फैले। हमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प मिलती है जब भी हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। हमारे स्थानीय थाने के जो SHO जी हैं वो हमें हेल्प करते हैं, उनकी टीम हमारे साथ थ्रू रहती है सो दैट हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करवा के, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और इस काम हमारा बहुत सरलता से हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प की वजह से। तो अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में हैं तो कितनी दूर तक आपने ये खाना पहुंचाए, अभी तक पहुंचाया, जो सबसे दूर रहा हो? सबसे दूर तो देखिए जैसे गाजियाबाद, अगर मैं कहूँ गाजियाबाद की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन स्टिल हमें जब कॉल्स आती हैं तो हम वहां जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी है कि किसी के घर में चूल्हा जले और उनका परिवार सफर ना करे। तो हम लोग खाना दे के आते हैं, भले वो हमें बॉर्डर भी क्रॉस करना पड़ रहा हो। तो मतलब आप नोएडा एक्सटेंशन से बॉर्डर क्रॉस करके गाजियाबाद तक जाकर भी खाना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है? जी। क्या कोई और मतलब इस दौरान अनुभव रहे, मतलब खासकर जो लोगों को आपने खाना दिया वो बड़े खुश भी होते होंगे, संतोष का भाव भी होता होगा, बड़ा अच्छा काम भी है अपनी जान हथेली पर रखकर काम करना। क्या कुछ ऐसा अनुभव रहा जो कुछ शेयर कर सकें आप हमारे साथ? देखिए अनुभव अच्छे भी हैं, अनुभव खराब भी हैं। अच्छा। अच्छे अनुभव तो ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि लोग हमें बहुत दुआएं देते हैं जब हम उनको खाना दे के आते हैं या हम उनको राशन दे के आते हैं, तो वो लिटरली हाथ जोड़ के रोते हैं। हम उनको मना करते हैं कि ये हमारा फर्ज है, आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। उनको लगता है हम शायद भगवान का रूप है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अपना कर्तव्य और एक भारतीय होने का अपना फर्ज निभा रहे हैं, जो फर्ज है वो निभा रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब खुद को बहुत अपने ऊपर बहुत बुरा लगता है कि आज हमने 1200 पैकेट बनाए लेकिन आ गए 500 एक्स्ट्रा आ गए, तब हमें बहुत बुरा लगता है कि खाना तो 1200 लोग का, लेकिन ये एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं, अब इनके लिए कुक्ड फूड इतनी जल्दी नहीं बन सकता। तो फिर वहां पर हमारे लिए बहुत हृदय हमारा दुखता है उस समय कि हम इन लोगों को खाना क्यों नहीं दे पाए। फिर हम लोग कुछ ब्रेड्स, हमारे पास बिस्किट्स रहते हैं, हम वो पैकेट्स दे देते हैं कि आप लोग खाना नहीं मिल पाए बट स्टिल हमारे पास बिस्किट्स वगैरह हैं, तो हमारी गाड़ियों में रहते हैं बिस्किट। हम साथ ही साथ जो बाहर जानवर घूम रहे हैं, गाय है, डॉगीज हैं, इन सब मतलब किसी न किसी तरह पूरा करती हैं आप उसको उस काम को, मतलब हम लोग पूरा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि हम सबको खाना दे दें, किसी को भी खाली हाथ हमारे हाथ से ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नेक काम और अपना खतरा उठाते हुए काम करना। रश्मि, आपको और आपकी संस्था को बहुत बहुत मतलब बधाई, साधुवाद ही दिया जा सकता है कि ऐसे समय में आप लोग काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो रश्मि पांडे अपनी संस्था के साथ में किस कदर एक बड़ी संस्था के तौर पर कह सकते हैं कि लोगों ने अपनी तरफ से मदद करी और लोगों तक पहुँचने की अपनी पूरी कोशिश में ये और इनकी संस्था जुटी हुई है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और कोरोना वीर से आपकी हम मुलाकात कराएंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। अभिनंदन कोरोना वीर। कोरोना की इस बीमारी, इस लॉकडाउन में जो लोग अपना समय निकालकर, अपना पैसा निकालकर, अपना मेहनत से लोगों की मदद कर रहे हैं, हम ऐसे ही लोगों को एक तरह से उनका अभिनंदन, उनको सलाम। एक और हमारे साथ शख्स जुड़ रहे हैं, वो हैं इंदौर से उमेश शर्मा जी, जो कि पिछले लगभग अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 अप्रैल से 30-35 दिन से वो लगातार ऐसे लोगों की जो कि इंदौर में हैं, आसपास के इलाकों में हैं, जो कि फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। उमेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुटे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका लोकसभा टीवी में। उमेश जी, 1 अप्रैल से आपने बताया कि आपने ये लोगों की मदद करने का काम स्टार्ट किया। कुछ बताएं अपने बारे में, संस्था के बारे में, और कितने लोगों तक आप पहुंच पा रहे हैं? पिछले 1 अप्रैल से हम लोगों ने इस भोजनशाला को प्रारंभ करा था और 7,000 जरूरतमंदों तक हम लोग तैयार भोजन पहुंचाने का काम अहरनिश कर रहे हैं। अच्छा। और लगभग 90 लोगों की हमारी एक व्यवस्था टोली है और इस व्यवस्था टोली की विशेषता यह है कि जिन बस्तियों में ये भोजन पहुंचाया जा रहा है, बर्तन मांजने वाली बाइयां रहती हैं, हमाल लोग रहते हैं, झाड़ू पोछा करने वाली महिलाओं की बस्तियां हैं, तो जिन लोगों के बीच में जरूरतमंदों के तक पहुंच रहा है, वही सारे जरूरतमंद मिलकर इस काम को आगे बढ़ाए हुए हैं। और इस काम की विशेषता यह है कि हमने इसमें ना तो शासन से कोई सहयोग मांगा है, ना जिला प्रशासन का कोई सहयोग लिया है। अच्छा। हमने समाज का जागरण करा है और समाज ने हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया है और ऐसे अच्छे अनुभव भी आए हैं कि दुबई तक से हमारे पास लोगों ने भले ही 1 क्विंटल आटे के लिए पैसा पहुंचाया, दुबई से पैसा आया है, बेंगलोर से आया है, लखनऊ से आया है, राजस्थान से आया है और देश भर के लोग हमारे इस काम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हमारी जो बेसिक नीड होती है इन 7,000 पैकेटों को बनाने की, उसमें हमको प्रतिदिन 8 क्विंटल के लगभग आटा लगता है, 125 से 30 किलो के करीब तेल लगता है, 3.5 क्विंटल की हम लोग सब्जियां बनाते हैं और उसके बाद ये सारा तैयार भोजन जो है वो पैकेटों में भरते हैं। और जो बस्ती क्षेत्र है, ऐसी लगभग 120 बस्तियां हम लोगों ने चिन्हित करी हुई है। तो 2 प्रकार की हमारी टोलियां हैं। पहली टोली है वो भोजन का निर्माण का काम करती है, वो भोजनशाला पे रहती है, और जो दूसरी टोली है वो वितरण का काम देखती है, वो फील्ड में रहती है। अच्छा। एक एक जरूरतमंद परिवारों तक जाते हैं और एक एक जरूरतमंद परिवारों तक प्रतिदिन हम भोजन पहुंचाने का काम अब पिछली 1 अप्रैल से कर रहे हैं और समाज हमको प्रोत्साहित कर रहा है। बहुत सारे अच्छे अनुभव हमको आए हैं। एक बच्ची है हिमांशी अग्रवाल करके, उसका जन्मदिन था तो वो हमारी व्यवस्था टोली की महिलाओं के लिए जन्मदिन का पैसा बचाकर एनर्जी ड्रिंक लेकर आ गई, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली दवाइयां लेकर आ गई। अरे वाह, क्या बात है। एक पिता अपने 9 माह और 20 दिन के बेटे को लेकर आए, दूध मुहा बच्चा था, और बोले कि ये 9 माह और 20 दिन का बच्चा है, हमारा मालवा क्षेत्र है, राजस्थान है, मालवा है, इसमें मुंह दिखाई होती है। तो पहली बार कोई बच्चे को गोद में लेता है तो 50 रुपए देता है, 100 रुपए देता है। तो उसका पिता, बहुत बड़ी राशि नहीं थी पर भावना बहुत बड़ी थी, उसका पिता अपने 9 माह और 20 दिन के बच्चे अनग चितोड़ा को लेकर आ गया और वो जो अभी तक उस बच्चे को मुंह दिखाई में पैसा मिला था, वो सारा पैसा हमारी भोजनशाला को आकर देके गया कि आप लोग इस काम में इस पैसे का उपयोग करिए। एक छोटा बच्चा है हार्दिक शर्मा करके, एक हार्दिक शर्मा करके छोटा बच्चा, उसका जन्मदिन था, वो 4 साल का हो गया। वो 4 साल का बच्चा भोजनशाला पर अपनी गुल्लक लेकर आ गया कि अंकल मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है पर आपकी भोजनशाला में क्या बात है, क्या बात है। जो नमक लग रहा है, आज 1, 2, 3 दिन का नमक जितना मेरी इस गुल्लक के पैसे से आ जाए उतना आप इस गुल्लक के पैसे से खरीदिए। तो हमको 25 किलो आटा देने वाले लोग भी मिले और 25 कुंटल देने वाले लोग भी मिले हैं। और सबसे अच्छी बात आदरणीय ये है कि ये जो महिलाएं काम करती है हमारी व्यवस्था टोली की, ये सुबह 7 बजे आती हैं और रात को 8-9 बजे जब ये लौटती हैं तब तक 1 रुपए का पारिश्रमिक नहीं लेती हैं। जब ये बहनें रात को लौटती है तो इनके परिवार का भोजन जरूर हम घर से यहाँ से देते हैं भोजनशाला से, पर एक भी महिला, और ये जितनी टोली है मेरे सहित, हम सब टोली ऐसी है कि जो हमें आप दिहाड़ी मजदूर मान सकते हैं। हमारी जो दैनंदिनी की आवश्यकताएं हैं वो रोजंदारी से ही पूरी होती हैं। तो हम अपने जैसे लोगों के बीच में अपने जैसे लोग मिलकर इस अभियान को कर रहे हैं और समाज का जो हमको है वो बहुत ही अभूतपूर्व संबल भी प्रदान हुआ है
हमारा मनोबल जो बढ़ा हुआ है। आज हम अगर और इंदौर तो बहुत बारूद के मुहाने पर बैठा है, और उसके बावजूद अगर ये 80-90 लोग अपनी जान हथेली पर लेकर वहां काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं कर रही है। इसके पीछे एक संबल काम कर रहा है जो समाज का है। इसके पीछे एक मनोबल है जो समाज प्रदान कर रहा है। और एक और बात फिर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी जो व्यवस्था टोली है, सुबह शाम एहतियातन हम उनका सैनिटाइज करते हैं। जिस समय हम लोग भोजनशाला पे आते हैं तब भी सैनिटाइज किया जाता है, और जब लौटते हैं तब भी सैनिटाइज किया जाता है। सुबह शाम दोनों समय थर्मल स्कैनिंग करी जाती है। सुबह टेम्परेचर नापा जाता है, शाम को जब लौटते हैं तब भी टेम्परेचर नापा जाता है। हमारी जो व्यवस्था टोली की महिला बहनें हैं और हमारे साथी हैं, उनको दिन भर में 2-3 बार एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है। फिर आयुष मंत्रालय का जो काढ़ा होता है वो चाय के साथ दिया जाता है। जिनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे व्यवस्था टोली के बंधु और बहनों को 400 mg सप्ताह में एक बार हाइड्रोक्लोबिन की गोलियां भी देते हैं, ताकि वो उनका मनोबल भी बढ़ा रहे और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी रहे। और उसके बाद फिर नगर निगम के सहयोग से प्रतिदिन शाम को जब भोजनशाला बंद होती है तो पूरी भोजनशाला को सैनिटाइज किया जाता है। तो सुरक्षा का भी हम लोग व्यवस्था में ध्यान रख रहे हैं। क्या बात, मतलब बहुत बहुत अच्छा काम। आप भावुक भी हुए उस बच्चे की भावना को देखकर। एक छोटा बच्चा अगर अपनी गुल्लक को लेकर आया है तो अपने आप में ये छू देने वाला एक अनुभव है जो सुनेगा। और शायद ये हमारे देश की ताकत भी है, हमारे समाज की ताकत भी है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में लोग आगे आए। आपने जो अनुभव किया, आप बता रहे हैं कि दुबई से, लखनऊ से या फिर बेंगलोर से आपको मदद मिल रही है। उड़ीसा से भी आया। उड़ीसा से भी आया। कमाल का काम है। कितने लोग अभी तक आप पहुंच पाए होंगे, बताए ऐसा कुछ अपने छोटा सा अनुभव सर और साझा करना चाहता हूं। अच्छा, जी बताइए। ये तो अनुभव रहे। अब हमारी व्यवस्था टोली जो है, एक हमारी काम करती है बहन रानी नाम की, उसकी 8 माह की दूध मुई बच्ची है। अब वो माँ सुबह 7:30-8 बजे उसको फीडिंग कराकर घर से निकलती है और रात को 8 बजे लौट पाती है, और वो बच्ची को इस बीच में ऊपर का गाय का दूध पिला के रखा जाता है। एक दिन उसकी बच्ची भूख से बेहाल होकर रो रही थी और उसके पिता का फोन आया। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसकी माँ से कराई और मैंने वो अपनी फेसबुक वाल पर साझा करा कि हमारी बस्ती की रानी के आगे ब्रिटेन की महारानी बौनी है। देश भर में उसको 1000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया। सर, इस तरह के भी अनुभव हमारे आते हैं। एक हमारे बहन आती थी शिवानी सैनी करके, वो पूर्ण गर्भावस्था में थी सर, नहीं मानती थी, वो रोज काम करने आती थी। एक दिन शाम को चूंकि बहनें ज्यादा अच्छे से समझ पाती है, उनको लगा कि इसको लेबर पेन हो रहा है, हमने उसको जबरदस्ती टपट कर आगरा पूर्वक हॉस्पिटल पहुंचाया और रात भर वो हॉस्पिटल में रही। सुबह हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया। मैंने फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की और उसको वापस वहीं एडमिट कराया सर। और जिस समय हमारी भोजनशाला पे लंच हुआ और हम लोग भोजन मंत्र ले रहे थे, ईश्वर की कृपा से ये शुभ समाचार आया कि हमारी उस व्यवस्था टोली की बहन को बिटिया रानी हुई है। तो उस दिन हमारी भोजनशाला में अन्नपूर्णा भी आई। तो ये जो समाज है सर, इसका बहुत अद्भुत अनुभव आ रहा है। ऐसे लोग दे रहे हैं सर जिनके पास नहीं है। हमारे पास बड़ा योगदान भी आ रहा है और छोटा। एक राम जोशी जी हैं, उनकी 5-6 पुत्रियां हैं, बहुत अभावग्रस्त व्यक्ति हैं सर। उन्होंने जो कथा करके लाते थे वो 1100-2100 रुपए हमारी भोजनशाला को पहुंचा दिए। तो समाज का ये जो कण कण आ रहा है ना सर, ये संबल प्रदान कर रहा है। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इस अनुभव से, पैकेट अभी तक हम पहुंचा अनुभव चुके से हैं आप दो चार हो रहे हैं, बगैर सरकार के, बगैर जिला प्रशासन के सहयोग के। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने हमारे सांसद जी आए थे, शंकर ललवानी जी। उन्होंने स्वयं आकर भोजनशाला में हमारे साथ भोजन बनवाया। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल के लोग भी आते हैं, सामाजिक संगठन। पर सबसे बड़ी बात है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी संस्था के लोग जो काम कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। भी करते हैं और सामग्री का दान भी करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुभव को साझा करने के लिए। आपका ही काम रहे, आपको आशीर्वाद भी मिले भगवान का भी और समाज का भी, जैसा मिल भी रहा है। ये एक ऐसा काम है जो कि न सिर्फ संबल प्रदान करता है बल्कि उम्मीद भी जगाता है। निराशा के इस दौर में जबकि लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि अवसाद से भी ग्रस्त हैं, इस तरह की कहानियाँ लोगों को ये संबल भी प्रदान करती हैं कि वो भी अगर चाहें तो कुछ कर सकते हैं। और ये कहानी जो कि उमेश जी ने सुनाई, उनकी संस्था में किस तरह से लोग अपना सब कुछ छोड़कर भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर मेंटेन करते हुए हाइजीन को, मेडिकल जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको मेंटेन करते हुए यहाँ पर लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है।
तो ऐसे ही कोरोना वीरों को हमने आज सम्मान करने की कोशिश सोची, उनकी कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसी बहुत सी और भी कहानियां होंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की कहानी आपको एक बार ऐसे आप तक पहुंचाएं जो कि कोरोना वीर लगे हुए हैं इस संकट की घड़ी में।